नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन। जी हाँ, हमने अपने चैनल का नाम अब कर दिया है विधि निर्णय अवलोकन, क्योंकि निर्णय के साथ साथ विधि कानून का भी हम लोग अवलोकन करना प्रारंभ किया है। तो लॉ जजमेंट एनालिसिस, जी हाँ, विधि निर्णय अवलोकन। और हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि वर्तमान में जो वकालत के लिए आवश्यक है, दो मुकदमे काफी ज्यादा इस समय आ रहे हैं संख्या में, काफी अधिक संख्या में, जिनमें से एक है मैट्रिमोनियल केसेस और दूसरा है चेक बाउंस के केसेस। चेक बाउंस के केसेस के लिए हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 का क्रमवार अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा और हमने प्रॉमिसिंग नोट को भी देखा। और अब हम विनिमय पत्र के को लेके और चेक क्या है इनको लेके भी इसकी श्रृंखला आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने आज से ही मैट्रिमोनियल केसेस के लिए फैमिली कोर्ट का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। फैमिली कोर्ट अधिनियम, जी हाँ, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, परिवार न्यायालय अधिनियम जो है 1984 का हमने अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसमें इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार न्यायालय अधिनियम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे परिवार न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, और इसी तरह हम पूरे के पूरे एक्ट का अवलोकन करते रहेंगे। साथ साथ ही एनए एक्ट की वीडियो भी आती रहेंगी, मैट्रिमोनियल के परिवार न्यायालय के अधिनियम की वीडियो भी आती रहेंगी, और साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय आएंगे उनकी वीडियो भी आती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय से। आज का विषय परिवार न्यायालय अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम क्यों बनाना पड़ा? हमारे यहाँ 1984 में बना, और जो लागू हुआ हमारे यहाँ 14 सितंबर 1984 से लागू हुआ, जबकि इंग्लैंड में 1910 से ही डोमेस्टिक रिलेशनशिप कोर्ट के लिए डोमेस्टिक रिलेशंस कोर्ट के नाम से परिवार न्यायालय कार्य कर रहा था। हमारे यहां इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले क्या होता था, सिविल न्यायालय में ही दाम्पत्य अधिकारों के वाद भी चलते थे। सिविल न्यायालय के साथ साथ उसमें तारीखें लगती थी। सिविल न्यायालय के साथ साथ ही उसकी पहले जिला न्यायालय में अपील और फिर उच्च न्यायालय में अपील होती थी। ये इस सारी प्रक्रिया में इन मुकदमों में काफी अधिक समय लगता था। दूसरा, कोई ऐसी प्रोसीडिंग का स्थान भी नहीं था, कुछ ऐसा भी नहीं था कि कैमरा प्रोसीडिंग हम कर सकें या कुछ इनको समझौता का प्रयास हो सके। तो ना ही सिविल न्यायालय में इतना समय ही था कि दोनों पक्षकारों को आपस में बैठा के वार्तालाप कराया जाए, समझौता कराया जाए। इसलिए परिवार न्यायालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की स्थापना हुई और इसकी तारीख 14 सितंबर 1984 से लागू हुआ। अब इस अधिनियम की उद्देशिका क्या है? किसी भी अधिनियम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले उसकी उद्देशिका देखी जाती है कि इसको बनाया क्यों गया। तो आइए इसकी उद्देशिका देखते हैं कि परिवार न्यायालय अधिनियम की उद्देशिका क्या है। उद्देशिका विवाह और कौटुंबिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। किस लिए अधिनियम? जैसा कि मैंने आपको बताया, यह अधिनियम समझौता कराने का प्रयास करेगा। यह अधिनियम वादों का शीघ्र निपटारे का प्रयास करेगा और इस संबंध में जितने भी विवाद हैं उन सबका एक ही स्थान पर निपटारा हो पाएगा। इसके लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया। और इस अधिनियम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कितने अध्याय हैं? कुल अध्याय हैं इसमें 6 और धाराएं हैं 23। बहुत इतना सा छोटा सा एक्ट है। 23 धाराएं, 6 अध्याय इन पे ही है। और पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें 2 धाराएं हैं। धारा 1 है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 है परिभाषाएं, जिसमें न्यायाधीश की परिभाषा, अधिसूचना, विहित और कुटुंब न्यायालय, इन 4 बिंदुओं की परिभाषा दी है। और अध्याय 2 में जो कुटुंब न्यायालय है, धारा 3 से धारा 6 तक है। इसमें कुटुंब न्यायालय की स्थापना, कैसे कुटुंब न्यायालय की स्थापना होगी, इस संबंध में लिखा हुआ है। धारा 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इस संबंध में बताया गया है। धारा 5 में समाज
कल्याण अभिकरणों आदि का संयोजन कैसे होगा, इस संबंध में बताया गया है। धारा 6 में कुटुंब न्यायालय के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस संबंध में बताया गया। यह अध्याय जो 2 है 3 से 6 और वीडियो ला रहे हैं जिनमें अलग अलग विषय लेके आ रहे हैं इसके। अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 कहता है अधिकारिता। अध्याय 3 अधिकारिता, धारा 7 और धारा 8 2 धाराएं हैं इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है और इस हमारी अगली वीडियो ही इस पर आने वाली है कि अधिकारिता और अधिकारिता जो धारा 7 में और धारा 8 में अधिकारिता का वजन और लंबित कार्रवाई है। 4 प्रक्रिया। अध्याय 4 में प्रक्रिया के बारे में बताया गया। धारा 9 से लेकर धारा 18 तक है। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है समझौता कराने के लिए प्रयत्न करने का न्यायालय का कर्तव्य। जो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, वो धारा 9 में है। धारा 10 कहती है साधारणता प्रक्रिया के साधारण क्या प्रोसीजर साधारणता रहेगा, प्रक्रिया रहेगी, उस संबंध में बताया। धारा 11 कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। कई बार क्या होता है कि एक अहम के कारण भी जो उनकी प्राइवेसी भंग हो जाती है तो कई बार तलाक का समझौता नहीं हो पाता, या कई बार एडल्ट्री के आधार पर आप तलाक का मुकदमा लेके आ गए तो दोनों पक्षों की प्राइवेसी बहुत जरूरी है। ऐसे कई विषय हो सकते हैं जिसके लिए न्यायालय को लगे कि इनकी कार्रवाई जो है बंद कमरे में किया जाए, कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। बंद कमरे का मतलब न्यायालय के बारे में बोर्ड लग जाता है, दोनों पक्ष उसमें उपस्थित रहेंगे, जो दोनों पक्षकार हैं, न्यायालय का स्टाफ है, न्यायाधीश है, उसके अतिरिक्त अधिवक्ता अगर न्यायालय अनुमति देते हैं तो अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं। क्योंकि परिवार न्यायालय में अधिवक्ताओं का उपस्थित रहना भी आवश्यक नहीं है, उनको पैरवी के लिए भी न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है। धारा 13 में, जो धारा 13 में आएंगे उसको देखेंगे कि जब कोई पक्षकार अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए करता है उसमें उसको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। अभी हम धारा 11 में ही है। धारा 11 कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। धारा 12 चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता। धारा 11 चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता के बारे में बताती है। और धारा 13 विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। न्यायालय में पक्षकार स्वयं उपस्थित होंगे लेकिन उन्हें अधिकार होगा कि न्यायालय की अनुमति से अपना अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। जो हम बता रहे थे कि अगर आप परिवार न्यायालय में कोई अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं तो आपको न्यायालय में उसके लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि जैसा साधारणता रहता है कि मैं विधिक तकनीकियों को नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं, इसलिए मैं अपनी पैरवी करने में अक्षम हूं, मुझे एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाना न्याय संगत है कि मुझे अधिवक्ता नियुक्त करने की परमिशन दीजिए। और मुझे न्यायालय से प्रार्थना की जाती है कि मुझे अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए अनुमति दी जाए। तो ये जो है ये धारा 13 में है। और हम जब विस्तार से इन सब सेक्शंस को लेंगे तो उसमें और विस्तार से चर्चा भी इसमें हम कर सकते हैं। धारा 14 भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का लागू होना। भारतीय साक्षर अधिनियम 1872 का लागू होना। और जहां पर जो साक्ष्य, इस धारा में यहां तक बताया कि जो साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत आपके ग्राह्य नहीं है वो भी परिवार न्यायालय में ग्राह्य हो सकते हैं। इस धारा का जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब इसमें भी हम बिंदु पे जाएंगे। धारा 15 मौखिक साक्ष्य का अभिलेख कैसे तैयार होगा, इस संबंध में है। और धारा 16 शपथ पत्र औपचारिक साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, उस संबंध में है। और धारा 18 डिक्री और धारा 17 निर्णय, जो निर्णय पारित होगा। और धारा 18 डिक्री और आदेशों का निष्पादन। ये जो थे धारा 18 तक 9 से 18 अध्याय 4 में थे। अब अध्याय 5 क्या कहता है? अध्याय 5 कहता है अपीलें और पुनरीक्षण। पहले इसमें अपीलें ही थी और जब 1991 में अमेंडमेंट आया फैमिली कोड एक्ट में तो इसमें पुनरीक्षण को भी 19(4) के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसपे हम विस्तार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको विस्तार से चर्चा हम अलग पूरी वीडियो में करेंगे। और फिर अध्याय 6 प्रकीर्ण है। इसमें धारा 20 से लेकर 23 तक है, जिसमें अधिनियम का अधिरोही प्रभाव होना धारा 20 में बताया गया। धारा 21 में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति बताई गई है। धारा 22 में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति बताई गई है। और धारा 23 में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति बताई गई है। तो ये था हमारा परिवार न्यायालय अधिनियम का बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम कई विषयों पे अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं। एक वीडियो अध्याय 3 धारा 7 और धारा 8
जो है उसके संबंध में हम लेके जा आ रहे हैं, अधिकारिता के संबंध में जो है उसको हम लेके आ रहे हैं इसके पश्चात। और जो हमारी अगली वीडियो ही होगी उसके पश्चात हम लोग वही एनआई एक्ट की जो हमारे विनिमय पत्र की वीडियो है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण विषयों को हम लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक कर दें, जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे।